हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रात के 8:30 बजे के शो में आपका स्वागत है, जहां पे हम लर्निंग अर्निंग सबकी बात करते हैं। और आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत खास। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने परिवार के साथ देखें और बहुत ध्यान से एक एक बात सुने, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको लगे कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है और मुझे टाइम पर बता दिया गया है। तो मैं मुकुल अग्रवाल स्वागत करता हूं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना हो। और साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सारी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक डूबा तो दूसरे को फायदा कैसे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस चीज़ होती है कि जब कॉम्पिटिटर में एक कॉम्पिटिटर डूबने पे आता है तो दूसरे कॉम्पिटिटर को फायदा होता है। और वही कहानी फिलहाल वोडाफोन आइडिया की चल रही है। वोडाफोन डूबने पर है, क्या होगा फ्यूचर बताएगा, सरकार कैसे क्या एक्शन लेती है इस पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जो वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला जी हैं, उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक मुफ्त में भी स्टेक देने की पेशकश है। इसके मुताबिक वोडाफोन पीएलसी वोडाफोन आइडिया में अपनी 45% हिस्सेदारी भारतीय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी सरकारी कंपनी जैसे कि बीएसएनएल को फ्री में देने की खबर है। लेकिन इसके लिए उन्हें किसी वायरलेस टेलीफोनी कंपनी का एक्विजिशन करना पड़ेगा। और बैंक का कहना है कि अगर बीएसएनएल कंपनी का एक्विजिशन करती है तो जब विलय होगा, मर्जर होगा, उसके बाद बनी कंपनी द्वारा सरकारी बकाये का भुगतान बुक एंट्री होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही पेचीदा मामला है, सुनने में बहुत आसान लगता है और बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि एयरटेल के सीईओ ने कहा है कि भारत में 3 प्राइवेट कंपनियां होनी चाहिए और सरकार को आगे आना चाहिए। ये बात के लिए मैं भी फुल एग्री करता हूँ कि 3 कंपनियां रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक टक्कर की बात रहेगी, वरना क्या पता कि 2 कंपनी रहे और बाद में सिर्फ एक कंपनी ही नजर आए। आपका क्या विचार है? चार्ट पर चलते हैं। आपके पास वोडाफोन आइडिया का चार्ट है, क्लोजिंग ग्रीन में देख रहे हो। एक मजेदार चीज दिखाता हूं, 5 मिनट का चार्ट आप देखना, जहां पे लगातार गिरावट हुई थी और लगातार गिरावट होकर 4 रुपये 60 पैसे पे आया, वहां से रिकवरी हुई। यानी मार्केट में पहले गिरावट हुई, फिर रिकवरी हुई। और यहीं पर मैं आपको भारतीय एयरटेल का चार्ट दिखाता हूं और उसके बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट डिस्कस करेंगे। जहां पे देखिए तेजी बहुत अच्छी खासी हुई, 619 तक गया और उसके बाद गिर गया। रीजन क्या कि जैसे गिर रहा था वोडाफोन आइडिया तो भारतीय एयरटेल बढ़ रहा था, और जब वोडाफोन आइडिया में रिकवरी हुई तो भारतीय एयरटेल में प्रॉफिट बुकिंग। तो ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग सी चीज आती है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मल्टी ईयर ब्रेकआउट, 624 625 का मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा जो यहाँ पर लेवल है। बट उससे एक प्यारी सी चीज दिखाना चाहूंगा, इससे पहले भी भारतीय एयरटेल मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास आया था, बट ये सिर्फ शैडो बनाकर यहाँ से गिर गया था। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर ये रियल ब्रेकआउट होने के लिए इस लेवल के ऊपर बंद होना जरूरी है, और लास्ट टाइम भी लोग इस चीज को ध्यान नहीं दिए थे। तो इस बार मैं इस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। साथ में भारतीय एयरटेल ने अनाउंस किया है कि वो गूगल क्लाउड और सिस्को के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं एयरटेल ऑफिस इंटरनेट लॉन्च करने के लिए। अब ये जो इनका इंटरनेट इंटरप्राइज प्रोडक्ट है, इससे ये स्मॉल बिजनेस, एसओएचओज, न्यू टेक स्टार्टअप को लेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, जिससे अर्निंग में बढ़ोतरी होगी। तो देखना है किस तरीके से होता है। लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, यहाँ पर किस तरीके से शैडो के बाद लोग फंसे थे, इस बार वापस से गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ टॉप पे जाके पता नहीं क्या सोच के कैसे खरीदते हैं। जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना हो, ये देखिए एक तरीका है, 519 से दिलाया, 555 का ब्रेकआउट हुआ, 578 का ब्रेकआउट हुआ, हर एक तरीका होता है। उसी तरीके से 625 पे ब्रेकआउट हो, प्रॉपर सस्टेन हो, तब चीजों को लीजिए, वरना अटक जाइएगा। अब बात करते हैं, फंड हाउस अपनी हिस्सेदारी को बेचकर निकल गई है एक शेयर से। कौन सा है? देखिए कार्लाइल ग्रुप, ठीक है। ये एसबीआई लाइफ में अपनी बची हुई 1.9% की सारी हिस्सेदारी बेच डाली। 1130 से 1136 के बीच का रेंज था। अब यहां पर ये बेचने से 2147 करोड़ रुपए जनरेट हुए। अब यहाँ पर आप ये जानिए कि पहले 2019 में कार्लाइल ने एसबीआई लाइफ में 9% की हिस्सेदारी खरीदी थी बीएनपी परिबा से 5500 करोड़ रुपए में। अब आपको एक बड़ा ही प्यारा सा
चीज दिखाता हूँ। 2019 में नवंबर में इन्होंने 3% की हिस्सेदारी बेची, उससे आए 2814 करोड़। उसके बाद इन्होंने 4.2% स्टेक बेचा मई में 2020 में, और तब उससे आए 4061 करोड़। यानी अगर देखो तो 5500 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट था, इनको मिला 2147 प्लस 2814 प्लस 4061 यानी 9022 करोड़। इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट पैसा डबल, यानी एक सही जगह इन्वेस्टमेंट। ये हमें एक शिक्षा देता है कि अगर समझिए जैसे एसबीआई लाइफ नीचे के प्राइस से भी आप देखें, जो गिरावट से ऊपर गया, एक अच्छा रिटर्न दिया है, जिसको मैं चार्ट से दिखाने की कोशिश करता हूं। अब बात करते हैं कोफोर्ज स्टॉक में बल्क डील की। आज नोमुरा इंडिया फंड हाउस ने इसमें 0.5% का स्टेक लिया है 4710 पर, एज पर बल्क डील डेटा। वहीं पर प्रमोटर ने हल्स्ट बीवी ने 5.52% का स्टेक बेचा है 4 अगस्त को, एज पर अगेन बल्क डेटा। तो ये कोफोर्ज वही कंपनी है जिसे NIIT टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। फिलहाल इस लेवल पे मेरे पास कोई ट्रेडिंग लेवल नहीं है, और यहाँ पे 5206 रुपए का या 5215-20 रुपए का लेकर चलो, वो इसका ब्रेकआउट लेवल है। यानी कहने का सेंस है कि कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, यानी ये एक प्रोसेस है मार्केट का। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब न्यूज़ मिलती है, अगर वहाँ पे चार्ट अलाउ करे तभी आप कोई पोजीशन बनाइए। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों का फेवरेट डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसमें लगातार अगर इंडियन ब्रोकिंग हाउस कहें, कभी ICICI, कभी मोती ओसवाल, कभी कोई, इसमें लगातार बाइंग के टारगेट्स दे रहे हैं, और मेरी नज़र में इन्वेस्टर को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब डिक्सन इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडर कंपनी है और लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट की PLI स्कीम की, और आई होप डिक्सन आप सबके पोर्टफोलियो में होगा। वहाँ पर मुझे जो पर्सनली लगता है कि फिलहाल इसका सपोर्ट 4173 और 4025 का है, जिसको हमें फोकस में रखने की ज़रूरत है। अभी एक आर्टिकल हमने देखा, इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि कहीं आप लोग भी पैनिक में ना आ जाएं। एक खबर आई कि 40% गिर सकता है राकेश झुनझुनवाला का शेयर। अब कितना सच है ये? क्या सिर्फ सुनकर हम स्टॉक को बेच दें? तो मेरा आंसर है बिग नो। इस स्टॉक का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजी, जो अगर एज पर गेमिंग कंपनी बोलें तो NSE में अपने आप में यूनिक है, जो एकमात्र लिस्टेड कंपनी है। अगर 30 जून के डेटा को देखें तो राकेश झुनझुनवाला की इसमें होल्डिंग 10.82% की है। 80% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई थी, उसके बाद कोई रिटर्न नहीं दिया। रीजन क्या है? रीजन है वैल्यूएशन, ग्राउंड लेवल की हकीकत। मार्केट हमेशा नई चीज़ों का स्वागत करता है, उसने नई चीज़ों का स्वागत किया, बट उसके बाद की कहानी क्या है वो अभी मिसिंग है। उस चीज़ के बाद ये स्टॉक अपने आप में आगे रिटर्न देगा, बट अभी क्या है? तो अभी यहाँ पर जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है CLSA, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्टॉक के प्राइस 40% गिर सकते हैं, यानी 1095 तक आ सकता है, और अपनी सेल की रेटिंग को इस पे बरकरार रखा है, क्योंकि वो पहले से इस पे सेल रेटिंग दे रखे हैं, और उनका कहना है कि कंपनी का रेवेन्यू उनके अनुमान से कम रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि चार्ट क्या कह रहा है, क्या चार्ट में कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो पहले देखते हैं चार्ट। ये नज़ारा का चार्ट है, जहाँ पे चार्ट में मुझे कहीं से एक्साइटमेंट नहीं लगता है, बट ये ज़रूर है कि इसमें अराउंड 1800 के पास का सपोर्ट लेवल है। ये जब टूटता है तब आप इस पर दिमाग लगाइएगा, उससे पहले कुछ मत कीजिएगा। और ये कुछ एरोज हैं जो मार के मैंने पहले भी हाईलाइट करने की कोशिश की थी, और अभी भी हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, कि अगर आप इसमें देखो तो कभी भी तेज़ी या मंदी एक यूनिक वे में सडन बिग आई है, वरना ये स्टॉक यूं ही अजब तरीके से चला है, जो कि नेचुरल मूवमेंट से अलग है। यानी कहीं ना कहीं हाइप क्रिएट किया हुआ स्टॉक, जहां पे खुद मार्केट को इंतजार है कि तुम कुछ ग्राउंड लेवल पे ऐसी हकीकत दिखाओ जिसके बाद हम उस पर विश्वास कर सके। ये मेरा नजरिया है चार्ट को देखने का। जब तक चीजें सेटिस्फाई ना करें तब तक आप उसमें पैसे ना लगाओ, ये मेरा मानना है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? क्या आप इस नज़रिए को अपना रहे हो? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और सर, लाइक का बटन जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया है, फटाफट दबा दीजिएगा।
जिससे हमें भी हौसला मिलता रहे। अब बात करते हैं इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर विजय केडिया जी ने 2 शेयर को अपने पोर्टफोलियो में लिया है एज पर जून क्वार्टर। अब इसमें 2 शेयर में पहला शेयर है महिंद्रा हॉलीडेज। ओके, कौन सा? महिंद्रा हॉलीडेज। अब ये महिंद्रा हॉलीडेज का शेयर आपके सामने है, जहां पर अपर लेवल का रेसिस्टेंस पड़ा हुआ है, स्टॉक साइडवेज हुआ है। तो देखना है कि क्या होता है। जहां पे नीचे के लेवल पे 290 का भी सपोर्ट है, 280 का भी सपोर्ट है, 270 का भी सपोर्ट है। तो क्या ये सपोर्ट होल्ड करते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्मॉल कैप के शेयर में एक करेक्शन फेज चल रहा है, जिसमें वो वापस से सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करे तो वो ज़्यादा मजा है। यानी एग्जाम्पल के लिए ये करेक्शन होता है और इस सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करता है, उसमें ज़्यादा मजा है। ऐसे केडिया जी ने महिंद्रा हॉलीडेज में 1.02% का स्टेक लिया है। अब बात करते हैं उन्होंने जो दूसरे स्टॉक में स्टेक लिया है, वो है एल्कन इंजीनियरिंग का, जिसमें अच्छी खासी तेजी चल रही है, बट ईयरली ब्रेकआउट है 130 के ऊपर का, 129 के ऊपर का। तो अगर ये लेवल होल्ड करते हैं, ये स्टॉक अच्छा है और इसमें उन्होंने हिस्सेदारी ली है 1.19% का। तो वैल्यूएशन सस्ता देखा है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, लेकिन आप याद रखिएगा, आप लोग लेते हैं तो सोचते हैं दूसरे दिन से चलना लगे, और इन्वेस्टर लेते हैं तो वो एक टाइम फ्रेम सोचते हैं कि हमने लिया है तो कंपनी को ग्रो करने में टाइम लगेगा। तो ये एक वो फर्क है जो अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए और तब इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें एक छोटा सा लेवल, ऐसे लेवल में कोई खास दम नहीं है, लेकिन छोटा सा फोकस करना हो तो 155 के ऊपर में अगर चले तो शायद ठीक हो सकता है, बट उतना दमदार कहानी नहीं है, बट आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हो। अब बात करते हैं 4 आईपीओ की जो आ चुके हैं और क्या मैं उनको अप्लाई करने वाला हूं या नहीं। बट उससे पहले एक चीज़ बता दूं, कंपनी से, चारों कंपनी से बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने आपकी दोस्ती करा दी है। अगर आपने दोस्ती नहीं की है तो फटाफट दोस्ती कर लीजिएगा, तभी अप्लाई कीजिएगा। शुरू करते हैं विनलास बायोटेक आईपीओ से। फार्मा की कंपनी है, सीडीएमओ बिजनेस में है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है। वहाँ पर आईपीओ का जो इनका प्राइस बैंड है 448 से 460 का है और जीएमपी 130 पर इक्विटी शेयर है। मुझे लगता है कि ये शेयर अच्छा है, बट कहीं ना कहीं अगर आप जैसे 4 हैं तो 2 रिस्क फ्री कौन से लगते हैं और रिस्की कौन से लगते हैं, इस लेवल पर हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिसमें जो विनलास बायोटेक है, इसमें कहीं ना कहीं एक रिस्की बेट मुझे लगता है एज पर आईपीओ अप्लाई। नेक्स्ट है कृष्णा डायग्नोस्टिक, बिजनेस ग्रो हो रहा है, लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस मुझे अच्छे खासे लग रहे हैं। आईपीओ का प्राइस रेंज 933 954 है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में, डायग्नोस्टिक में ये जिस तरीके से टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्टिंग काफ़ी महंगे महंगे वाले हैं और इनका जीएमपी 450 का चल रहा है। मुझे लगता है कृष्णा डायग्नोस्टिक बहुत आराम से आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है। इसके बाद बात करेंगे देवयानी, तो केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी जैसी ब्रांडेड चीज़ों को हैंडल करते हुए एक लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और आईपीओ का प्राइस भी 86 से 90 के पास का, इन सब चीज़ों के आधार पे जीएमपी में भी 60 रुपीज़ चल रहा है, यानी मोटा मोटा पैसा डबल स्कीम चल रहा है एज पर जीएमपी। बट ओवरऑल कंपनी के प्रोस्पेक्ट से देखें, कंपनी के नज़रिए से देखें, मुझे लगता है कि बिल्कुल इन्वेस्ट करने वाली चीज़ है एज पर आईपीओ भी और एज पर लॉन्ग टर्म भी। बट अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। लॉन्ग टर्म कहते ही मेरा नज़रिया होता है 5 साल, जिसमें ऊपर नीचे की गिरावट को मैं नहीं देखता। लेकिन अगर आप रियल इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप झूठ मूठ में इन्वेस्टर बिल्कुल मत बनिएगा, क्योंकि 3 दिन के बाद जब गिरेगा तो आप परेशान हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा। तो देवयानी मेरे लिए रिस्क फ्री है, जिसमें कृष्णा डायग्नोस्टिक भी बिल्कुल सही है, और लास्ट है एक्सारो टाइल्स आईपीओ, जिसका प्राइस बैंड है 118 to 120। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत छोटा आईपीओ है, ग्रे मार्केट में 24 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। तो मुझे एक्सारो तो लगता नहीं है, या अगर करेंगे तो वो भी रिस्क कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हावी है। बट मुझे पर्सनली लगता है कृष्णा और देवयानी बिल्कुल ट्राई कीजिए, मैं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। और विनलास बायोटेक जो इनको रिस्क लेना है वो कर सकते हैं, बट रिस्की गेम है।
याद रखिएगा। तो ये है मेरी आईपीओ के प्रति राय, जिसमें 2 मैं कर रहा हूं। अब बात करते हैं, मार्केट हाइपर है, गलती मत करना। मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी सी मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इन्वेस्टर परेशान, जबकि करेक्शन भी नहीं आया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर हमारे सारे फैमिली मेंबर से कि ये समझें कि कोई भी ट्रेड इस लेवल पर कर रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ करें। लोगों को देखकर इन्वेस्टर ना बने, क्योंकि इन्वेस्टर रोज अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखता है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, काफी सारे लोग पेनी स्टॉक में पैसा लगा चुके हैं, और पेनी स्टॉक में मोस्टली ऑपरेटर गेम होता है। और वहां पर कुछ पेनी स्टॉक में जहां पे ऑपरेटर ने स्टॉक को पंप किया था, वहां पे डंप की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है, और पिछले कुछ दिनों से कुछ स्टॉक में गिरावट शुरू हो चुके हैं, यानी ऑपरेटर अपना माल निकाल रहे हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए, पेनी में उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो। और बिगनर को तो करना ही नहीं चाहिए ये सोच के कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत लगाइए, आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपके लिए तो और भी रिस्क वाला काम है, राइट। तो क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने पेनी स्टॉक में पैसा लगाया और वो गिरना चालू हो गया? इधर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमारे सारे फैमिली मेंबर को रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे पता चल सके कि यस, ये देखो ये भी फंस गए, मैं भी फंस गया, ये भी फंस गए, मैं भी फंस गया। तो उन्हें आइडिया लगेगा एक ग्राउंड लेवल की सच्चाई का। अब बात करते हैं, रिकॉर्ड हाई पर मार्केट है और क्या गलती ना करें। देखिए, कभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा इस बिग हाई पे, क्योंकि मार्केट को चाहिए बहाना, और वो किसी भी बहाने से ओवर वैल्यूड स्टॉक को सही कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए चाहे इंडिया मार्ट देख लीजिए, चाहे अभी आपको डिक्शन दिखाया ऊपर से गिर रहा है, तो हर तरीके से कोई ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई बहाना मार्केट ढूंढता रहता है उसको एवरेज करने के लिए, उसके वैल्यू को सही करने के लिए। दूसरी चीज है, शॉर्ट टर्म ट्रेड में कभी भी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें और उस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। कभी गलती मत कीजिएगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेड है बिना स्टॉप लॉस के कर लिया। तीसरा ये है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट में मत तब्दील कर लीजिएगा, स्पेशली जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई बात नहीं, रख लेता हूं ना, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। आप सच्चे इन्वेस्टर तो थे नहीं, आप झूठे थे। और वो जब अभी सिर्फ रख लिया, लेकिन 3 दिन के बाद वो और गिरेगा ना, तब हाथ पांव कांपने लगते हैं, अरे ये क्या कर लिया, फंस गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते। इस बात को समझिएगा। और चौथी बात, बिना फंडामेंटल देखे किसी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। और इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी मुहिम आप लोगों के साथ चालू की। इधर में कुछ पेनी स्टॉक को कवर किया था और मैंने दिखाया, गूगल में डालो उस स्टॉक का नाम, ना कंपनी के पास ऑर्डर है, ना कंपनी का आता पता है, ना कोई ग्राउंड लेवल पे काम है। तो ये एक बेसिक सा तरीका आपको बताया कि इन सब चीजों को देखें, समझें, जानें, तभी इन्वेस्ट करें, वरना आप फंस सकते हैं। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। उससे पहले ट्विटर और टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाइएगा। स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास मिलती रहेगी, जिससे आप कमा भी सकेंगे, बढ़ भी सकेंगे। बाकी काफ़ी लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया है वो ऑलरेडी अपडेट किया है, जो भारतीय एयरटेल के लेवल के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक लर्निंग का है। कल हमने स्मॉल कैप मिड कैप का चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसकी और लर्निंग को एक्सटेंड करते हुए हमने यहाँ पे चार्ट डाले थे। अगेन हमारे स्टूडेंट ने कमाया, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी, मोटिवेशन देगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। कल हमने निफ्टी के 200 का लेवल आपके साथ बताया था, 210 का लो मार के 349 का हाई बनाया है, यानी 200 के सपोर्ट को, 200 का सपोर्ट अब मेक और ब्रेक है, यानी 200 के लेवल पे आए तभी कुछ सोचिएगा। ऊपर चढ़ के कोई कार्यक्रम नहीं करना है, वो हम कल के बाद सोचेंगे, तब हम आपको सैटरडे की नाइट की वीडियो में देंगे फर्दर लेवल। अभी आपके फोकस में क्या होना चाहिए, सिर्फ 200 का लेवल, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी की, जहां पे बैंक निफ्टी हमारे कल के लेवल 36,000 के लेवल से गिरा है और 35,661 आया है। क्लोजिंग 35,831 का है। फिर से बोलूंगा, उसी 36,000 और 36,220 के लेवल को फोकस में रखें। उसके अलावा कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ में बिल्कुल भी मिस ना करें 10 अगस्त की ऑनलाइन क्लास, एक मेगा इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो आज तक न कभी आया न कभी आएगा, जहां पे हमारी कोशिश है फाइनेंशियल फ्रीडम देने की, हमारी कोशिश है हर घर में सेकेंड अर्निंग हो। तो आप सब 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें, सीट बुक करें, स्टडी मटेरियल और वीडियो लेना बिल्कुल ना भूलें, जिससे बेसिक से एडवांस की दुनिया में मजा आएगा और बिल्कुल आप मक्खन की तरह स्टॉक सिलेक्शन करके
प्रॉफिट बुकिंग कर सकोगे, क्योंकि मेरी नज़र में यही है दो समस्या जो मैक्सिमम लोग करते हैं। पहला स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग। और ये सारी चीज़ें हम बेहतर सिखाएंगे और इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। तो ऐसा ऑफर जाने ना दें, अपने घर के किसी भी मेंबर को सिखाएं, क्योंकि हर घर सेकंड अर्निंग होनी ही चाहिए। तो आई होप आपने जिन्होंने भी सीट बुक की होगी उन्होंने स्टडी मैट तो जरूर ले ही लिया होगा, नहीं लिया हो तो ले, और सीखते रहें, कमाते रहें, दुआ में याद करते रहें। थैंक यू सो मच।